कि आप लोगों को पता ही है कि फाइनल ईयर्स के डेट शीट्स आ चुकी हैं SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जो फाइनल ईयर का बीकॉम पास और BA पास इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर नहीं कहूँगा बल्कि ऑलमोस्ट 100% जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, डायग्रामेटिकली नहीं होते, और अराउंड 34 चैप्टर्स बुक्स के अंदर हैं, और इतने सारे चैप्टर्स को कवर अप कर पाना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ले पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। ओवरऑल 34 चैप्टर्स को हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स में से हटाए हैं, और कुछ चैप्टर्स हमने सिर्फ उन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है जो चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और हमने पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसके आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं चैप्टर वाइज, जो मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और उसके लिए आप देख सकते हैं चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का कंपैरिजन, इस तरह के सारे टॉपिक्स हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, और कई बार इसके अंदर से 1.5 क्वेश्चंस भी आ जाता है, मीनिंग कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चंस में से A और B पार्ट होगा तो उसका A पार्ट आ जाएगा। तो हमको पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से करना है, और जनरली पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से कॉन्सेप्ट से देखने को मिलता है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इज इंडिया एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक्सप्लेन। हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं तो हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, और बताइए कि क्या भारत एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पिछले अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले 10 साल में से कम 6 या 7 बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, लिखने का फॉर्मेट बात करें, तो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि के अंदर अंतर बताइए। ये क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स का है, कम मार्क्स का है, तकरीबन 10 या 7.5 मार्क्स में देखा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पिछले 3-4 बार आ चुका है पिछले 5-6 सालों के अंदर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है धारणीय विकास। धारणीय विकास के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन लिखा तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट के तौर पर है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार 20 मार्क्स में भी आ जाता है। तो उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर्स बतानी पड़ेंगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हो सकती हैं, कौन कौन सी रणनीतियां हो सकती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो मिनिमम 15 मार्क्स, और अगर बढ़िया रहा तो मैक्सिमम 30 और 22.5 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो पॉवर्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, गरीबी। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में इसकी बात करें तो इसमें से जनरली एक ही क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दैट मीन्स आय के चक्रीय प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि इंडियन इकोनॉमी के ने या डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी इकोनॉमी को किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चंस हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पर जो जनरली रिपीट हो रहे हैं। पहला है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ एंड एक्सप्लेन द थ्योरी, और यू कैन से दैट डेवलपमेंट थ्योरी, यहाँ पर डेवलपमेंट आना चाहिए, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ये 2 क्वेश्चंस हैं। जनरली दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप सिर्फ बैलेंस ग्रोथ को पढ़ लेंगे तो अनबैलेंस उसका ऊपर उल्टा हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। ये कॉन्सेप्ट भी है, और ये कॉन्सेप्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट था
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी का। इस कॉन्सेप्ट यानी कि जनसंख्या वाले कॉन्सेप्ट में से मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला है राइट द शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जनसंख्या विस्फोट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर तो आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, गुड और बैड। गुड तो होते नहीं, जनरली बैड ही बताने हैं आप लोगों को इसके इम्पैक्ट्स, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की और थोड़ा सा कोशिश करेंगे। सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस। ये इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा, आंसर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आंसर कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये एक तरीके से ट्रेंड बताता है कि हमारी पॉपुलेशंस या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किस तरीके से आगे बढ़ती है। पहले बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों बहुत हाई होती हैं, फिर हमारी जो बर्थ रेट होती है वो बर्थ रेट हमारी हम कम कर लेते हैं, डेथ रेट हमारी हम कम कर लेते हैं, जबकि बर्थ रेट हमारी हाई रहती है। तीसरी स्टेज में जाकर हम लोग, हमारी डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों कम हो जाती हैं। तो इन तीनों स्टेजेस का आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है इस आंसर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती जनसंख्या के गुण और अवगुण बताइए। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बढ़ती जनसंख्या के तो जी अवगुण ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कंट्री जैसे जापान ऐसी कंट्री है जो कि अपनी घटती हुई पॉपुलेशंस के कारण परेशान है। तो राइजिंग पॉपुलेशंस के मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं, उसको आपको इसके अंदर लिखना है। मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स में आ सकता है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार तथा बेरोजगारी। इसमें से 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। भारत में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी की प्रकृति बताइए तथा उसके कारण बताइए। ये क्वेश्चंस मैंने लिख तो एक ही बार में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 है। पहला, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन मीन्स ग्रामीण, और रूरल मीन्स ग्रामीण एंड अर्बन मीन्स शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया। भारत में सरकार के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, आप उसके बारे में लिखेंगे। और ये कदम भी 2 तरीके से हो सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कदम उठाए गए और शहरी क्षेत्र में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कारण बताइए। ये जो चैप्टर है गरीबी का, ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स से ही रिलेट करता है, वैसा ही चैप्टर है, वही कॉजेज हैं। तो आपको सिर्फ गो थ्रू होना है बुक में से और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर्स और स्टेप्स टेकन टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये भी आप इसमें से देख सकते हैं बुक में से। और जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं क्वेश्चन के साथ साथ, कि कोशिश करेंगे कि आप 10 ईयर्स में से आंसर्स नहीं पढ़ेंगे, बुक में से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के जो आंसर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जबकि 10 ईयर्स वाले सिर्फ चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और आंसर्स उस प्रॉपर तरीके से नहीं देते जैसे देने चाहिए। और ज़्यादातर गलती बच्चों से ये होती है कि वो 10 ईयर में से पढ़ लेते हैं और जिस कारण के रिजल्ट्स नेगेटिव आता है। तो कोशिश करेंगे कि आप बुक में से करेंगे, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है। इस बार अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका स्टॉप कर जाता है तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लानिंग दैट हाउ द इंडिया प्लान्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक्चुअली में जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमने किस तरीके से अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के बारे में प्लानिंग करी, ये उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट प्लानिंग की बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको। पहला है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों को बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कभी 10 मार्क्स में, कभी फुल क्वेश्चन ही आ जाता है।
तो इसके ऊपर खास ध्यान रखेंगे। साथ में है हाउ फार दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। दैट मीन्स एक तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है ये पूछ रहा है कि भारत में इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा सका। मीन्स कि आपको इसके बारे में इसकी अचीवमेंट्स लिखनी है और साथ में आपको इसके फेलियर्स भी लिखने हैं कि कहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे रह गए और अचीव करने लायक। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इज सेल्फ रिलायंस डिजायरेबल एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड हाउ हैज दिस बीइंग अचीव्ड इन इंडिया। मतलब आर्थिक नियोजन में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य क्या प्राप्त किया जा सकता है और भारत में इस उद्देश्य को कहां तक प्राप्त किया जा सका है। आत्मनिर्भरता मतलब हर कंट्री चाहती है कि वो मैक्सिमम चीजों में खुद ही प्रोडक्शन करे, तो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये भी है कि पहले वाले क्वेश्चन का एक पार्ट है, जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसी ऑब्जेक्टिव में से ही एक ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस भी है कि हर कंट्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार अलग से भी आ जाता है कि आत्मनिर्भरता वाले पॉइंट्स को, सेल्फ रिलायंस वाले पॉइंट्स को आप समझा दीजिए। तो हम वो भी देखेंगे कि सेल्फ रिलायंस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंसिंग द प्लान्स। फाइनेंसिंग द प्लान्स का मतलब, जैसे अभी हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखा कि प्लान्स तो हमने बना लिए, लेकिन उन प्लान्स को चलाने के लिए डिफरेंट जो हमारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ से आएगा। बेसिकली वो पैसा कहाँ से आएगा, उसी से ऊपर ये कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होता है। उसमें हमारे दो क्वेश्चन हैं। पहला, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडियन प्लान्स। मतलब कि भारतीय जो आर्थिक नियोजन किया गया उसमें जो भी हमने प्लान बनाए कि हम डैम बनाएंगे, हम स्कूल्स बनाएंगे, हम रोड्स बनाएंगे, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके मेन सोर्सेज के ऊपर बात की जा रही है। हिंदी में अगर क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय योजनाओं के वित्त के मुख्य स्रोतों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वित्त के मुख्य स्रोत कि पैसा कहाँ से आया इन प्लान्स को चलाने के लिए, ये क्वेश्चन है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, घाटे की वित्त व्यवस्था और दूसरा बाहरी स्रोत। एक्चुअली में जब हम इसका पहले वाले को हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जब हम उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडियन प्लान्स की बात करेंगे तो उन्हीं में से ही ये दोनों पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इसी का आंसर है पहले वाले का, और एक्सटर्नल सोर्सेज भी इसी का दूसरा पार्ट है। तो ये कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये इसी क्वेश्चंस का ही सब पार्ट्स होता है। तो कई बार उसको शॉर्ट नोट में वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवा लेता है कि भैया घाटे की वित्त व्यवस्था समझा दो क्या है, और इसी तरीके से कई बार वो एक्सटर्नल सोर्सेज पूछ लेता है कि बाहरी या विदेशों से किस प्रकार से हमें मदद मिलती है अपने प्लान्स को चलाने के लिए। तो दिस सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली द सब पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, उसी का ही दो पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। एक्चुअली में जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट को चलाने का। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर स्टेट्स के पास है। और इसी तरीके से जब हम रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो कुछ रेवेन्यू तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और कुछ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आता है। तो उसी के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और उसमें से एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। मतलब कि केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्त संबंधी कैसे संबंध है, पैसे को लेन देन को लेकर कैसे कैसे ये लोग डील करते हैं। एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव दीज रिलेशंस। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है कि सेंटर और स्टेट, या स्टेट को ऐसा लगता है कि यार मुझे सेंटर कम पैसा देता है, ज़्यादातर तो चीज़ें मेरे को करनी पड़ती हैं, ज़्यादा कलेक्शन ये लेके चला जाता है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सजेशंस दिए जा सकते हैं, वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल ईयर की इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो अभी तक हमने जो 18 क्वेश्चंस देखे, पहले जो मैंने अभी आपको बताए 18 क्वेश्चंस थे, वो सेक्शंस ए से रिलेटेड थे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसमें से 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। टोटल ओवरऑल हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। उसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें
और सेक्शंस बी के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेक्शंस बी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह के चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में से एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, तो हमारा मेन कंसर्न एग्रीकल्चर के ऊपर ही रहेगा। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी ज़्यादा ही इसमें से निकल कर आए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी। पहला है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं को बताइए, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तथा इसके महत्व को भी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर का। वही जैसे मैंने पहले बोला 11th की इकोनॉमिक्स मेनली आप देख सकते हैं कि वहीं से एलिब्रेट करती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर and explain the steps taken by the government for the development of Indian agriculture। मतलब भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए और भारत सरकार ने भारतीय कृषि को विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए उसको आप बताएंगे। एग्रीकल्चर का रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ऑल्सो राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। मतलब भूमि सुधार किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए, और भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य और उसकी मुख्य आवश्यकता क्यों पड़ी। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, मतलब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स कह देते हैं, चकबंदी है। नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि बेसिकली जो जमींदार वगैरह होते थे एग्रीकल्चर के अंदर, वो लोग ज़्यादा लगान के चक्कर में जो भूमिहीन मजदूर होते थे जिन्होंने लगान पे ज़मीन ले रखी होती थी, वो उनसे वो ज़मीन खाली करवा लेते थे इस चक्कर में कि किसी और से ज़्यादा लगान वसूल लेंगे। तो उसी को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आए कि रेंट के ऊपर कुछ लगान लगा सकें, उसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। मतलब कृषि में उधार के विभिन्न स्रोतों के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग या जो किसान होते हैं वो कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। हिंदी में बात करें तो संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत होते हैं जहाँ से कि एग्रीकल्चर में किसान लोग उधार लेते हैं, उसी के ऊपर हमने इसको समझाना है, उसी के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नबार्ड। NABARD actually the full form of National Agriculture Bank for Rural Development। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज के अंदर, बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर सभी फाइनेंसिंग या सभी प्रकार के वित्त या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। राइट। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया। मतलब कि भारत में कृषि श्रमिक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब इसके अंदर अगर आप आंसर लिखेंगे तो इसका मीनिंग लिखेंगे और फिर ये बताएंगे कि जो कृषि श्रमिक होता है उसके क्या हालात हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी दशाएं क्या हैं, ये सब इसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं क्या हैं भारत के अंदर तथा सरकार ने इस कृषि विपणन को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि विपणन की बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज जो किसी किसान के उत्पाद को कटने के बाद मार्केट तक सेल करने के बीच की होती है, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो स्टोरेज हो, जो भी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी वो सारी इसके अंदर आ जाती है। ओके, लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे वो एग्रीकल्चर्स के कॉन्सेप्ट्स थे। एग्रीकल्चर्स के कॉन्सेप्ट्स में से एक क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, कभी कभी दो क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 27th क्वेश्चन जो आ रहा है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन कीमत। न्यूनतम समर्थन कीमत मतलब क्या होता है कि
जब किसान अपना उपज या अपना प्रोडक्शन करता है तो कई बार उसको इतना ज़्यादा प्राइस मार्केट में कम हो जाता है कि उसको अपना मिनिमम प्राइस भी नहीं मिल पाता अपने प्रोडक्शन का। तो गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती है कि कम से कम उसको इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। उसी को हम लोग एलोबरेट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, मतलब नई आर्थिक नीति 1991 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री में से डेफिनेटली। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स हैव टेकन टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स। भारत में छोटे पैमाने के उद्योग और कॉटेज उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके ऊपर शॉर्ट नोट कह सकते हैं कि भारत के अंदर छोटे पैमाने के उद्योगों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं इसके बाद, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चंस को आपको जानना है या किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा चैनल्स पे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊं। ठीक है, थैंक यू।